जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग क्षेत्र में बालटाल जोजिला के पास गुरुवार सुबह एक बड़ा हिमस्खलन हुआ। इसमें जान माल की फिलहाल कोई नुकसान की खबर नहीं है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक स्थानीय प्रशासन इस हिमस्खलन के प्रभाव के बारे में जानकारी जुटा रहा है। उधर पूरे जम्मू कश्मीर में लगातार कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में राज्य के कई इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। जम्मू संभाग के मैदानी इलाकों में घने कोहरे और बादलों के कारण सड़क यातायात प्रभावित है। इसके साथ ही हवाई सेवाओं पर भी इसका असर दिख रहा है। बता दें कि कोहरे के कारण रेल सेवा भी लगातार प्रभावित है। प्रतिदिन कई ट्रेनें निर्धारित समय से घंटों की देरी से पहुंच रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 12 और 13 जनवरी के लिए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण जम्मू और कश्मीर संभाग के बारिश बर्फबारी के आसार हैं। इसमें कुछ स्थानों पर मौसम ज्यादा खराब भी हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में 12 जनवरी से शुरू होने वाले राष्ट्रीय युवा उत्सव का उद्घाटन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के दौरान लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। इसी बीच कर्नाटक के हुबली में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। यहां रोड शो के दौरान एक युवक पीएम मोदी की गाड़ी के करीब पहुंच गया। इस दौरान उसके हाथ में एक माला भी थी। जिस वक्त ये वाकया हुआ उस दौरान पीएम मोदी का कार का दरवाजा खुला हुआ था और वह जनता का अभिवादन कर रहे थे। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने इस युवक को पीएम के पास पहुंचते ही पकड़ लिया और पीछे की ओर धकेल दिया। आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब के फिरोजपुर में 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था और बाद में पीएम मोदी वापस दिल्ली लौट गए थे। इस पर कमेटी ने कहा था कि प्रधानमंत्री की यात्रा का मार्ग बदले जाने की सूचना काफी पहले ही मिल चुकी थी। इसके बावजूद एसएसपी अपना दायित्व नहीं निभा पाए। सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर भी कुछ सिफारिशें रखी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में 12 जनवरी से शुरू होने वाले राष्ट्रीय युवा उत्सव का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो के दौरान लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। इससे पहले पीएमओ ने इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी भी दी थी। पीएमओ ने बताया था कि यह महोत्सव देश के सभी हिस्सों की विविध संस्कृतियों को एक बड़ा मंच प्रदान करता है। यह प्रतिभागियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में बांधता है। इस साल राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी तक कर्नाटक के हुबली में आयोजित किया जा रहा है। इसका विषय विकसित युवा विकसित भारत है। पीएमओ ने कहा कि महोत्सव के दौरान युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें G20 के अलावा काम भविष्य के साथ कई स्वास्थ्य एवं कल्याण जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गीता रामायण पढ़ने से पहले फुटबॉल खेलो। जो नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद की सोच थी वो दूसरा नरेंद्र यानी कि पीएम मोदी पूरा कर रहा है। जोशीमठ शहर में आज बृहस्पतिवार को होटल माउंट व्यू को ढहाया जा रहा है। सीबीआरआई की टीम ने सोमवार को मलारी इन और माउंट व्यू होटल का सर्वे किया था। इन होटलों को अत्यधिक क्षति पहुंची है, लेकिन इसके बीच यहां लोगों का भारी विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया। जोशीमठ शहर में असुरक्षित भवनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक कुल 678 भवन चिन्हित किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि होटल को डिसमेंटल करने के लिए 1 हफ्ता लगेगा। इसके लिए दिन रात काम किया जाएगा। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जोशीमठ आपदा अधिनियम 2005 की धारा 34T के तहत होटल मलारी इन और माउंट व्यू को आम जनमानस की सुरक्षा की दृष्टि से तत्काल ध्वस्त किए जाने के आदेश जारी किए थे। जोशीमठ में होटल को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और वहीं जोशीमठ में बीते मंगलवार को होटल माउंट व्यू और मलारी इन को ध्वस्त किया जाना था, लेकिन होटल स्वामियों ने कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के प्रदेश में निवेश के दावों पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार को यह भी बताना चाहिए कि पहले निवेश के लिए जो MOU साइन हुए थे उनमें से कितना निवेश जमीन पर उतरा और कितने लोगों को रोजगार मिला। उन्होंने कहा कि ये इन्वेस्टर समिट केवल चुनाव की तैयारी है। भाजपा की सरकार जनता को धोखा दे रही है। कुछ दिन चमक दमक दिखेगी, जमीन पर कुछ नहीं उतरेगा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि प्रदेश में निवेश के लिए 16 देशों में रोड शो किए गए थे, जिससे 7,12,000 करोड़ के निवेश का रास्ता साफ हुआ है। अखिलेश यादव ने इस दौरान ये भी कहा कि हमने अपनी सोशल मीडिया टीम बदल दी है। भाषा के स्तर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भाजपा के लोगों को अपनी भाषा ठीक करनी चाहिए।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को विवेकानंद जयंती के मौके पर मुलायम सिंह यादव के नाम पर एक नए साल का कैलेंडर जारी किया। इस दौरान अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि क्या उन्हें तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की रैली का निमंत्रण मिला है, इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि हां, उन्हें बुलाया गया है और वे शामिल होंगे। वहीं अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर एक सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि निमंत्रण मिला है, पार्टी के नेताओं के साथ विचार चल रहा है और इस पर इसके बाद में फैसला होगा। दरअसल भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव केसीआर राज्य से निकलकर अब देश की राजनीति में हाथ आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना के खम्मम में 18 जनवरी को भारत राष्ट्र समिति के विशाल जनसभा बुलाई थी और केसीआर की इस सभा के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को न्योता भेजा गया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से नोटों के पहाड़ ने दस्तक दी है। पार्थ चटर्जी और उनसे जुड़े शिक्षा घोटाले के बाद एक बार फिर से टीएमसी विवादों में है। मुर्शिदाबाद की टीएमसी विधायक जाकिर हुसैन के घर पर 10.90 करोड़ रुपए बरामद हो गए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार को देर रात जाकिर हुसैन के घर पर उनकी कई फैक्ट्रियों पर रेड डाली थी। उस रेड के दौरान ही इतना कैश बरामद हुआ है। विधायक जरूर दावा कर रहे हैं कि उनके पास इस कैश से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन एजेंसियों ने अपनी जांच शुरू कर दी है। जानकारी के लिए बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुल 28 जगहों पर रेड मारी थी। उस रेड के दौरान 15 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। वहां भी 11 करोड़ रुपए तो अकेले जाकिर के यहां पर मिले। बताया जा रहा है कि टीएमसी विधायक का बीड़ी का कारोबार है और कई फैक्ट्रियां भी हैं। उन फैक्ट्रियों पर भी आयकर की नजर थी। ऐसे में जांच के दौरान वहां भी रेड डाली गई है। नोएडा में सेक्टर 67 स्थित दवा फर्म मैरियल बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड का उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने अगले आदेश आने तक लाइसेंस निरस्त कर दिया है। रॉ मटेरियल और दवा का रिकॉर्ड समय पर नहीं देने पर यह कदम उठाया गया है। कथित तौर पर उज्बेकिस्तान में भारतीय दवा निर्माता कंपनी का कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद में फैक्ट्री में दवा उत्पादक बिक्री पर भी रोक लगा दी गई थी। अब तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, मेरठ के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई में कंपनी के कुल 32 नमूने लिए गए हैं। 27 दिसंबर को 2 कफ सिरप, 1 टैबलेट सिरप बनाने में इस्तेमाल 2 रॉ मटेरियल के साथ ही नमूने रीजनल ड्रग्स रेगुलेटरी चंडीगढ़ भेजे गए थे। हालांकि 15 दिन बाद भी नमूनों की रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। देश भर के साथ उत्तर भारत में सर्दी से हालत खराब है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो जनवरी 2023 में अभी भी इतिहास की सबसे ज्यादा सर्दी पड़ना बाकी है। इस क्षेत्र यानी कि उत्तर भारत में पारा अभी और नीचे जाएगा। मैदानी इलाकों में तापमान अगले सप्ताह 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। मौसम की जानकारी देने वाली संस्था लाइव वेदर ऑफ इंडिया के संस्थापक नवदीप दहिया के अनुसार 16 और 18 जनवरी के बीच चरम पर ठंड होगी। 16 और 19 जनवरी के बीच में भीषण ठंड का प्रकोप देखने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी में हल्की बारिश से कुछ दिनों के लिए भीषण ठंड से कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि आईएमडी ने यह भी कहा कि शनिवार से दिल्ली और इसके पड़ोसी राज्यों के अलग अलग इलाके में शीतलहर की स्थिति काफी बढ़ सकती है। आईएमडी ने उत्तर पश्चिम भारत के लोगों के लिए एक सप्ताह भीषण ठंड से केवल थोड़ी राहत मिलने का अनुमान लगाया है। पीएम उज्ज्वला योजना को बढ़ाया जाएगा या नहीं, इस बारे में लगातार संदेह रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रतिवर्ष 12 सिलेंडरों के लिए योजना के तहत 200 रुपये प्रति रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी को 1 और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह 100% एलपीजी कवरेज तक पहुंचने के लिए किया गया है, यानी वर्तमान में कई राज्यों में कनेक्शन हर घर में नहीं है। मई 2021 में केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए 90 मिलियन उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति वर्ष 12 सिलेंडर के लिए 200 रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी थी। इसके अलावा केंद्र कथित तौर पर उस योजना का विस्तार करने जा रहा है जो कम आय वाले परिवारों में महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, 1600 रुपये मुफ्त पहली रिफिल और मुफ्त गैस चूल्हा प्रदान करती है। जैसा कि यह वर्ष मोदी सरकार के आखिरी बजट का गवाह बनेगा। उज्ज्वला लाभार्थियों को चिंता है कि वित्तीय वर्ष 2024 के लिए योजना का नवीनीकरण किया जाएगा या नहीं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।